बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा के साथ, ये हमारे प्रोग्राम का उन्वान है, नाम है। आप जैसे हमारे उन्वान से ज़ाहिर होता है कि हमारे मेहमान यहाँ आएंगे और मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से लिंक रखेंगे। आज भी हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। आज के जो मेहमान होंगे मोहम्मद अली साहब हैं, ये हर्बलिस्ट हैं और बड़ी इनमें क्वालिटी पाई जाती है, प्रोफेशनल स्किल इनके पास है और इसके साथ साथ बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के साथ ये मौजूद होंगे। हमारे ये प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइप का होगा कि हम इनके कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, मगर हम इनकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक पूछेंगे। यहाँ तक पहुँचने में इनके साथ किन किन बातों का ख्याल रखा गया, कौन से लोग थे जो इनके लिए हर्डल बने, वो कौन से लोग थे जो इनके साथ जिन्होंने ताउन किया और आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। उसमें इनके वालिदैन भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, असातिज़ा हो सकते हैं, जिनकी मदद से आज ये इस लेवल पे पहुँचे हैं। हम सब यही चाहेंगे कि वो उन लोगों का थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से थोड़ा सा जिक्र भी करें और लोगों को बताएं और यही मैसेज दें कि ऐसे लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं। आइए आज हम अपने मेहमान से मिलते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने यू हैव प्रोवाइडेड मी अ गुड चांस कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपना कुछ फीलिंग्स आपसे शेयर करूँ। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ इंट्रोडक्शन मुझे देना है अपना, तो मैं उस तरफ आता हूँ और आपसे जी बताइए कि क्या आप हर्बलिस्ट हैं, आप क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने कैसे हासिल, कहाँ से हासिल की और आज आप स्टेज पे पहुँचे, आपके पास क्या क्या मज़ीद स्किल्स मौजूद हैं? डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ करूँ कि मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी किया 93 के बैच के साथ। ठीक है। और माशाल्लाह उसमें मैं अच्छा मतलब स्कोर था। उसके बाद मैंने जब फार्मेसी कर लिया तो फिर मैंने MBA के लिए हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस को ज्वाइन किया। माशाल्लाह। तो चूँकि उस ज़माने में बड़ा MBA का जो है वो बड़ा काफ़ी एक रेपुटेशन बिल्ड हो गई थी। सही। तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ इंसान करना चाहे तो वो कर लेता है। सही। तो मैंने MBA किया, वहाँ से फुल फ्लैश मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर मैंने MBA किया। अच्छा, उसके बाद चूँकि मेरी बेसिक फील्ड तो मेडिसिन थी। सही। तो मैंने ये सोचा कि मैंने इसमें ही मज़ीद आगे जाना है। सही। तो मैंने उसके लिए फिर DHMS किया। अच्छा, ये DHMS आप जानते हैं कि ये होम्योपैथिक कोर्स होता है, 4 साल का होता है ये ड्यूरेशन इसकी। तो मैं फिर होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन गया। सही। तो मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद अली हर्बलिस्ट। सही। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ज़ाहिर है कि अमूमन ये होता है कि लोग या तो होम्योपैथिक पढ़ लेते हैं और या फिर ये है कि वो एलोपैथिक थ्रू फार्मेसी वगैरह मेडिसिन के मुतालिक पढ़ लेते हैं। सही। लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि मैंने आगे जाना था, सही, तो कुछ ऐसा किया जाए कि इन दोनों फील्ड को मिला के कुछ और आगे बढ़ा जाए माशाल्लाह, और इसको कुछ साइंटिफिक वेज के ऊपर जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। सही। तो उस काम को करने के लिए मैंने फिर एज ए हर्बलिस्ट जो है वो काम करना शुरू किया। माशाल्लाह। मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए। इस सिलसिले में मैं बाहर गया, USA गया, वहाँ से मैंने जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह किए और यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज्वाइन करी। शुरू में मैं मार्केटिंग साइड पे भी रह चुके, मैंने MBA भी किया हुआ था, मार्केटिंग मेरा मेजर था, वो मार्केटिंग साथ था। सही। अच्छा, MBA करने के बाद जाहिर है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी आ जाती है, बिल्कुल, मैनेजरियल स्किल्स भी आपके अंदर आ जाती है। सही। वो मैंने यूटिलाइज करते हुए जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। सही। तो चूँकि मेरा जो फील्ड थी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। सही। क्योंकि फार्मेसी मैंने किया हुआ था, सही। DHMS मैंने किया हुआ था। सही। तो मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्वाइन कर लिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। गुड। अच्छा, मुख्तलिफ कंपनी से मैं चलता रहा। अभी तकरीबन पिछले 10 सालों से मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। अच्छा। तो माशाल्लाह से वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मीनवाइल दरमियान में मैंने अपनी एज ए होम्यो डॉक्टर प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। तो बेशुमार मरीजों को फ़ायदा पहुँचाया। बहुत सारे नुस्खा जात मतलब मैंने दिए हैं। ज़ाहिर है कि कभी डॉक्टर साहब आपके जहन में ये नहीं है कि काश कि आप एलोपैथी डॉक्टर होते और उसमें आप ज़्यादा काम कर सकते थे? आप क्या समझते हैं हर्बलिस्ट में होके एक डॉक्टर जो है कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक कामयाब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने। और चूंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और आप समझते हैं ये कि जो MBBS डॉक्टर हैं उनका तो ज़ाहिर एक कैरियर होता है। लेकिन आज मेरा यहाँ आने के जो मकासद उनमें से एक मकसद ये बताना भी है कि मैं ये बता सकूँ कि होम्योपैथिक प्लस हर्बल जो कि दोनों की साइड जो ओरिजिन जो है वो एक ही है। अभी आगे चल के हम इस पर बात करेंगे तफसील से। सही। तो इसका जो स्कोप है आप यकीन कीजिए कि बियॉन्ड द स्काई।
अच्छा, बियॉन्ड द स्काई। अच्छा, इतना ज़बरदस्त इसका स्कोप है कि अगर आप इस पे चलना शुरू हो जाएं लोग, और लोग इसके अंदर आना शुरू हो जाएं, सही, तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। फार्मेसी के अंदर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सही। ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। और डीएचएमएस के अंदर आप एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, अच्छा, फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, वाह। तमाम बेसिक्स जो है ना वो दोनों तरफ से नॉलेज जो है ना आपकी बेसिक्स आ जाती है। अच्छा, फिर आप जब हर्ब्स की तरफ आते हैं तो प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वाह, मर्ज पढ़ लेते हैं, मरीज को पढ़ लेते हैं। वाह, वाह, ठीक, तो तकरीबन जो है ना हर जो चीज़ शफा के लिए ज़रूरी है सही, वो तमाम की तमाम आपके पास नॉलेज आ जाती है। और फिर आप दुनिया को फ़ायदा पहुँचाने, मेरा शुरू से ये एम रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुँचे। माशाल्लाह, तो मैं उसी राह पे सरगामज़न हूँ अभी। सही है। तो अब जो आप इस वक्त जो है आप अपने आप को समझते हैं कि आपने जो अचीवमेंट हासिल करनी थी वो आप कर चुके हैं, या आप मज़ीद जो है कुछ चाहते हैं अचीवमेंट करना? देखिए नार साहब, इसमें तो स्काई इज़ द लिमिट। सही, अचीवमेंट की जो गुंजाइश है वो तो हमेशा रहती है, सही, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अच्छा, अपनी अचीवमेंट से। अपने गोल्स जो मैंने सेट किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, आई हैव अचीव दोज गोल्स। और यकीनी तौर पे मैंने मतलब मैं अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है वो मैंने असल में कंसल्टेशन बहुत की है, सही, मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए, हर्ब्स के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से, और फार्मास्यूटिकल की जो डोजेज फॉर्म डेवलप होती हैं उनके हवाले से मैंने मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ कंसल्टेशन की है। तो उस चीज़ ने ज़ाहिर है कि मुझे फाइनेंशियली भी पे किया, और एक असल में काम का अपना एक जो है ना एक सेटिस्फेक्शन होती है, सही। वो सेटिस्फेक्शन जो है मुझे अब इस फार्म में जो है वो मिलती है। डॉक्टर साहब, एक बात आती है ध्यान में कि आपने माशाल्लाह फार्मेसी भी किया हुआ है, जी जी। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप भी फार्मेसी यानी फार्मेसी के हवाले से कोई मेडिकल फार्मेसी आप ओपन करें अपनी और उसको हैंडल करें? और आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्कों में इसकी बड़ी वैल्यू है। अगर आप सिर्फ इसी को चूज़ करते और आगे जाते तो क्या आप समझते हैं, तो क्या ज़्यादा कामयाब नहीं होते आज के मुकाबले में? बहुत अच्छा रेलेवेंट सवाल है, क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़बरदस्त। और ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में थोड़ी सी इस चीज़ की जो है वो तवज्जो कम दी गई। फार्मासिस्ट जितने भी हैं वो इसको अपने लास्ट ऑप्शन पे रखते हैं। सही। फार्मेसी को डेवलप करने में या फार्मेसी को ऑर्गेनाइज करने में या इनिशिएट करने में वो बिल्कुल इसको एक लास्ट का ऑप्शन लेते हैं। सही। और उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में एक डिलेमा चल रहा है। सही। और वो ये है डॉक्टर साहब कि आपको मेडिकल स्टोर पे नॉन क्वालिफाइड स्टाफ, अनक्वालिफाइड स्टाफ मिल जाएगा। इवन बाज़ औक़ात बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि एक मैट्रिक पास लड़का जो है मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ डिस्पेंस कर रहा होता है। वाह। लेकिन अगर आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ बिल्कुल होता है, तो यकीन कीजिए कि एक प्रिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो सर्व जो है वो फार्मासिस्ट की अंडर सुपरविजन के बगैर नहीं हो सकता। सही। तो हमारे मुल्क में ये जो मेडिकल स्टोर की जो लाइन है वो थोड़ा सा जो है वो और लोग जो इरेलीवेंट लोग हैं वो ज़ाहिर इसके अंदर आ रहे हैं। हाँ, इस पर ये बात बता दूँ मैं डॉक्टर साहब, आपको मालूम होगा कि हमारी हुकूमत बहुत काम कर रही है और अब इस पर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और बाकायदा फार्मेसी की तरफ से लाइसेंस इशू किए गए हैं, लोगों के लाइसेंस चेक किए जाते हैं, लोगों की क्वालिफ़िकेशन चेक की जा रही है। अब ये सिलसिला जो आप जिक्र कर रहे हैं ये कुछ दिन अरसे पहले का है, अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आम नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही शायद फरमाया डॉक्टर साहब कि आप देखेंगे जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि हम आगा खान का नाम ले लें, लियाकत नेशनल का नाम ले लें, तो यहाँ तो जितनी भी फार्मेसीज़ हैं ये तो अंडर थ्रू आउट ये सारी फार्मासिस्ट के अंडर कंट्रोल होती हैं। सही। लेकिन जो स्ट्रीट के मेडिकल स्टोर्स हैं उसमें भी आपने एक अच्छी बात करी कि वहाँ पर भी अब हुकूमत ने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं कि वो क्वालिफाइड पर्सन को पूछते हैं। सही। लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस टू इम्प्रूव। अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसके अंदर। और जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन आप देखें ना, हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर से, लेकिन बाहर के ममालिक में जो है वो ऐसा नहीं है। तो फिर आपने क्यों नहीं चूज़ किया बाहर जाके करते? बहुत से मैंने देखे जिन्होंने भी फार्मेसी की है और वो आज गए वो बाहर कहीं कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ पर सेटल हो गए अपने मुल्क के मुकाबले में। तो आपको नहीं लगता कि आप भी ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल राइटली सेड, आपने बिल्कुल सही कहा। आप यकीन जाने कि मेरा जो बैच है बी फॉर्म 93 का, उसमें से अगर 91 लड़के थे तो उसमें से मोर देन 80 जो हैं वो सब बाहर हैं। अच्छा। तो हम लोग कोई 10-11, चूँकि हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, हम सब एक दूसरे से राब्ते में। तो क्या ये आपका वतन की मोहब्बत जो है यहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस तरफ आ रहा था। कुछ वतन की मोहब्बत थी और कुछ ऐसा हुआ कि उस ज़माने में मेरी शादी हो गई। अच्छा।
तो मैं बड़ा एक इमोशनल इंसान भी हूँ। सही। तो मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि अगर मैं ऐसे में बाहर चला जाता हूँ तो मुनासिब नहीं है। तो मैंने फिर यहीं रहना मुनासिब समझा। अच्छा, ये नहीं कि मैंने मतलब जब कोई रास्ता नहीं मिला तो यहाँ रुक गया, ऐसा नहीं। अच्छा। मेरे पास तो रास्ते मौजूद थे। अच्छा। मेरे पास देखें आप, मैं जो चीज़ करता हूँ, बताता हूँ, अपने पेशेंट की हीलिंग करता हूँ एज ए हर्बलिस्ट, मैं इनको साइंटिफिक वे में करता हूँ। अच्छा देखें इस चीज़ की कितनी कमी है हमारे मुल्क में इस वक्त। आप हर्बलिस्ट देखेंगे साइंटिफिक वे में उसको ट्रीटमेंट करते हुए शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि उसकी एक अपने एक उसकी लिमिटेशन है। सही। होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो अपनी लिमिटेशन के हिसाब से चलता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके पास बेसिक्स सारी एलोपैथिक वाली भी मौजूद हो, फार्मेसी की वजह से उसके पास तमाम की तमाम मेडिसिन की नॉलेज और जितनी इससे रिलेटेड नॉलेज है वो मौजूद हो, फिर एमबीए, और फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए एमबीए भी मौजूद हो। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। मैं जब भी किसी से अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ तो वो एक लफ्ज़ जरूर बोलता है कि ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी है। सही। तो मैंने फिर कहा कि मैं अपनी खिदमत यहीं पर दूंगा। माशाल्लाह। तो इसीलिए मैं यहाँ रुक गया। डॉक्टर साहब जरा हट के बात करते हैं, ये जो आप शादी की बात की आपने, तो क्या ये अरेंज मैरिज हुई या? असल में डॉक्टर साहब मेरी शादी मेरी फैमिली में ही हुई। अच्छा। तो मेरी कज़न है वो, और असल में मेरी सिस्टर्स को शुरू से वो पसंद थी। अच्छा। और उन्होंने बस वो शुरू में ही जो होता है बात घर के अंदर के भाई तुम्हारी शादी हम यहाँ कर देंगे, तो मेरा जहन वही बन गया। सही। अच्छा, बाद में फिर जब प्रैक्टिकली जब इस चीज़ को करने के लिए गए तो फिर कुछ हर्डल्स भी होती हैं। लेकिन ये कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन उन्होंने किया। मेरे वालिदैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया इस बात पे। तो मेरी जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज हो गई। अच्छा अच्छा। तो वो भी आपके हम प्रोफेशनल हैं या वो? जी, उन्होंने मास्टर्स किया है, IR में मास्टर्स किया उन्होंने। अच्छा। कराची यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो भी हाईली एजुकेटेड। तो जो जितनी इतनी डिग्रियां हो डॉक्टर के पास और एक वो मास्टर की एक लड़की हो, तो क्या डोमेस्टिक लाइफ और बेहतर बना सकते हैं या कैसी लाइफ गुजरती है इस तरह से? डॉक्टर साहब आप यकीन जानें कि जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि मेरा घर मेरी जन्नत, मेरा बिल्कुल मेरा घर मेरी जन्नत है माशाल्लाह। चूँकि मेरी वाइफ हाईली एजुकेटेड है माशाल्लाह, बहुत रिफाइंड हैं और मेरे हर मिजाज को मेरी हर बात को समझती हैं और चूँकि ख़ुद पढ़ी लिखी हैं तो मेरी तकरीबन हर एंगल से मेरी हर चीज़ को जो है वो समझ लेती हैं। फिर सबसे अहम बात ये होती है कि आप शादी किसी ऐसी खातून से करना चाहते हैं कि वो आपके आने वाली नस्ल की अच्छी परवरिश कर सके। सही। तो मैं अर्ज़ करूँ कि मेरी शादी को 21 साल हो गए। अच्छा, 21 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। और मेरा बेटा 20 साल का है माशाल्लाह। और मेरा बेटा MBBS डॉक्टर है, इस वक्त 4th ईयर में वो मौजूद है, पढ़ रहा है डाउ मेडिकल से माशाल्लाह। तो ये मेरी वाइफ से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता घर में और मेरे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं बिज़ी होता हूँ, लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरी वाइफ को जाता है और मैं सोचता हूँ कि ये मैंने बड़ा राइट डिसीजन लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक पढ़ा लिखा जो कपल होता है उसका जो आउटपुट है अच्छे बच्चे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देना, बर वक्त उनको जो है परवरिश करना, हर लिहाज से उनको फुलफ़िल करना, ये एक अच्छे कपल की निशानी होती है। और इसीलिए लोग ढूंढते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे घराने में अच्छी लड़की जाए और अच्छे बड़े घरानों से लड़के मिलें, और ये बहुत उम्दा है। ये आप देखें कि दोनों से मिलके माशाल्लाह डॉक्टर बच्चे बने, आपके बच्चे बने, और बेहतर है ये। अच्छा, ये नहीं होता कि जब आप अमेरिका गए थे तो वहाँ कोई स्लिप होने का सोचा हो आपने? हाँ, वहाँ पे असल में मैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गया था, एक कोर्स के सिलसिले में 3 महीने का वो कोर्स था। तो बहरहाल वो तो फिर वो मिल जाता है वीज़ा, तो टाइम तो मिलता है आपको, लेकिन मेरे जहन में शुरू से ये चल रहा था कि जो चीज़ और जो कॉम्बिनेशन मेरे पास है, मैं अगर पाकिस्तान में रह के परफॉर्म करता हूँ तो मेरे ख्याल है कि मैं ज़्यादा अपने मुल्क कौम की खिदमत कर सकता हूँ। तो मैंने फिर वो पूरा करके वहाँ से अपना कोर्स में वापस आ गया। अच्छा, यहाँ भी कोई फार्मेसी के हवाले से आपने कोई अपनी फार्मेसी कोई बनाई कोई अपनी, या खाली आप जो प्रोडक्ट्स आप जो क्रिएट कर रहे हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं आप, सब उन्हीं पे आप भी आपने इक्तफा किया हुआ है? अभी डॉक्टर साहब मैंने कोई इस तरफ सोचा नहीं है, ये ज़रा सा बहुत खैर मैं कर सकता हूँ किसी भी टाइम पे, चूँकि मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, लेकिन मैंने ऐसा भी शुरू नहीं किया। तो बी फार्मेसी को आप कहाँ रखते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं अपने ज़िंदगी? देखिए डॉक्टर साहब, बेसिक नॉलेज जो है मेरी फार्मेसी की है जी, उसको कहाँ प्लेस करते हैं आप? फार्मेसी की नॉलेज की वजह से ही मैंने बाकी की आगे की क्वालिफिकेशन जितनी भी की है ना, वो सारी उस फार्मेसी की नॉलेज की वजह पे ही बेस कर रही है।
लेकिन प्रैक्टिकली तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपने उसको यूटिलाइज किया है कहीं फार्मेसी को। अच्छा देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप हर्बल बना रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं प्रोडक्ट समझ आप गया। हर्बल बना रहे हैं, कोई आपने जो एलोपैथिक की प्रोडक्ट या फार्मेसी के हवाले से जो प्रोडक्ट है उसकी कहीं मैन्युफैक्चरिंग नज़र नहीं आ रही मुझे, तो वो डिफरेंट हो जाता है, हर्बल अलग हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, वहाँ पे सारी की सारी फार्मेसी की नॉलेज अप्लाई हो रही है। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जितने भी प्रोसीजर्स हैं और जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, एल्कोलाइडल फार्म से लेके क्रूड ड्रग्स से लेके और एट द एंड ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट जब हम लेके आते हैं, वहाँ तक सारी की सारी फार्मेसी की नॉलेज अप्लाई होती है। वाह। चूँकि हमने डिकॉक्शन और जितने भी प्रोसीजर हैं इसके सारे के सारे हमने जो है वो फार्मेसी से सीखे हैं, तो प्रैक्टिकली तो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमने उस पर मतलब एक कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट ये है कि हमने होम्योपैथी की नॉलेज भी अप्लाई करी उसके अंदर, और प्लस ये कि जो हमने हर्ब्स की हमारे पास नॉलेज थी, जो लेटेस्ट नॉलेज बाहर से भी लेकर आए, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करी, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जब तीनों चीज़ें मिल गई हैं तो वो एक शाकार चीज़ जो है ना वो फिर वजूद में आती है। सही, बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी है, लेकिन जैसे आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि ज़िंदगी में वक्फा बड़ा ज़रूरी है, तो हम एक नाज़रीन हम एक वक्फे की तरफ जाते हैं और इंशाअल्लाह जल्दी वापस आके वहीं से सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अब सिलसिला गुफ्तगू अब वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने मुनक़िद किया था। अब हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से वहीं से स्टार्ट लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे बता रहे थे कि जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स बनती हैं या फार्मेसी की बनती हैं उनमें हर्बल्स का अमल दखल ज़रूरी होता है। जितनी भी हमारे पास मेडिकल की हमने भी स्टडी की है ये, और हमने ये देखा है कि जो मेडिसिन अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं उनमें कहीं नहीं ये सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक होती हैं, और इनमें कहीं ना कहीं जड़ी बूटियाँ और इसमें आ जाती हैं। इसके बगैर ये हमारे पास जो है नेचुरल वे के अलावा हमारे पास बहुत ही कम ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे फैक्ट्री में प्योर मैन्युफैक्चर हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है या अलोन हर्बल जो है वो सर्वाइव कर सकती है मेडिसिन जो है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ओरिजिन जो है ना, देखें 80% ओरिजिन जो है वो एक ही है। सही। अच्छा, एलोपैथिक के अंदर एडवांटेज ये है कि सिंथेटिक प्रोसीजर भी होते हैं इसके अंदर। सही। अब आप इसको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए जो ना मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दें आप, ताकि मैं समझा सकूँ। जी जी। अब देखें डॉक्टर साहब, होता क्या है कि होम्योपैथिक के अंदर हम लेते हैं कंप्लीट प्लांट। अच्छा, ठीक है। एलोपैथिक के अंदर हम उसका एक फंक्शनल ग्रुप या उसका एक पार्ट लेते हैं। सही। अब देखें यहाँ खुदा की कुदरत देखें आप, देखें हमें हर जगह पे अल्लाह का जलवा और खुदा की कुदरत नज़र आएगी। वाह। और यही दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा। सही। एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि होम्योपैथिक में आपने सुना होगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही। उसकी वजह क्या है? हर्बल में हम कहते हैं जी ये जो हर्ब्स हैं कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है इनके। सही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डॉक्टर साहब ये है कि जब हम होम्योपैथिक से कोई मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करते हैं या बनाने जा रहे होते हैं तो हम एक कंप्लीट प्लांट ले लेते हैं। सही। अच्छा, अल्लाह पाक ने जितनी भी प्लांट बनाए हैं, खल्क किए हैं, हर्ब्स खल्क की हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्रूड फॉर्म में जितनी भी हैं, वो एक तवाजुन के साथ कायम की हैं। वाह 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 वाह। अब आप देखें कि एक मिसाल के तौर पे आप एक कोई भी हर्ब ले लीजिए, अकर करा, बड़ा मशहूर जनाब वो एक प्लांट है, उसकी जड़ इस्तेमाल होती है। वो जो जड़ है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक तवाजुन कायम किया है। अच्छा, जब हम होम्योपैथिक में वो जड़ पूरी की पूरी ले लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सही, तो उसका फंक्शनल ग्रुप आ गया उसके अंदर। सही। आप समझ रहे हैं ना, फंक्शनल ग्रुप वो होता है दैट प्रोड्यूसेस एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सही। जो एलोपैथिक में हम बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि मैंने तीनों चीजें करी हुई है ना, मैं आपको तीनों चीजों से कंपेयर करके बताऊंगा। बिल्कुल, हमारे नाज़रीन भी समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, नाज़रीन भी समझेंगे इंशाल्लाह। और आसान करने की कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन जो है वो समझ लें इस चीज़ को। आज इस चीज़ को ये क्लियर हो जाए यहाँ पे बात, सही, कि क्यों कहा जाता है कि होम्योपैथिक के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए उसकी बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ आपको जी। वो साइंटिफिक रीजन ये कि हमने क्या किया जी, हमने जी पूरी की पूरी हर्ब ले ली। सही। अब अल्लाह पाक ने जो हर्ब बनाई है वो मुकम्मल तवाजुन के साथ बनाई है। सही। अच्छा, जब हमने वो ले लिया, एक्सट्रैक्ट किया, तो उसके अंदर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी आया। सही। और उसको कवर करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट को कवर करने के लिए वो पार्ट भी उसके साथ तवाजुन के लिए मौजूद था। सही। ये तो हो गई होम्योपैथी। सही। या हर्बल। सही। अब आप आ जाए एलोपैथिक। एलोपैथिक ने कहा कि जी हमें पोटेंटाइज करना है। सही। अपने काम को तेज करना है। सही। हमने सर दर्द की गोली बनानी है। सही। एसिड अमीनोफिन, पैरासिटामोल आप सब जानते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी नहीं जी, एसिड अमीनोफिन जो है वो इस जड़ से तो आ रही है, लेकिन इसके साथ ये बाकी की चीजें क्या आ रही हैं?
उन्होंने कहा जी इसको हटा दें आप। हटा दें। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उस तवाजुन को बिगाड़ दिया। सही। जो तवाजुन था, अल्लाह पाक की तरफ से तवाजुन कायम था, सही। उस तवाजुन को बिगाड़ा किस तरह कि उन्होंने उसमें से उसका फंक्शनल ग्रुप ले लिया। मिसाल के तौर पे मिथानॉल ग्रुप ले लिया। सही। मिथानॉल में क्या है जी, CH3OH, उसका जो स्टफ था वो उसका जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एक्शन था ना, जिसको सही। फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं केमिस्ट्री के जमाने में, हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल। उसको कहते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। सही अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, ये उसकी एक्टिविटी की वजह होती है सही। किसी भी दवा में, चाहे वो होम्योपैथिक ले लें, कोई भी ले लें। अच्छा, अब फिनोल ग्रुप या उन्होंने इथेनॉल ग्रुप या मिथेनॉल ग्रुप लिया, उसने क्या किया कि जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको वहां से हटा दिया सही। और C2H5 इथेनॉल ग्रुप लगा दिया। हाँ। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका एक्शन तो सही हो गया, तेज हो गया, लेकिन उसके साथ अब आप एक एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल लेते हैं तो साथ में एक चेन ऑफ साइड इफेक्ट लिखा हुआ आता है कि जनाब लिवर डिस्टर्बेंस आएगी, आपको लॉस ऑफ एपिटाइट आ सकती है, जितने भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप तो समझते हैं कि वो सारे गैस्ट्रिक इरिटेशन आ जाएगी, गैस्ट्राइटिस आ सकता है, नौजिया आ जाएगा, वोमिटिंग आ जाएगी, ये तकरीबन आता है उसके अंदर। लेकिन जब आप होम्योपैथिक से दवाई लेते हैं तो चूंकि आपने वो अल्लाह का खल्क करदा पूरा का पूरा पौधा लेके आपने एक्सट्रैक्शन की होती है, तो उसको जो कवर करने वाले साइड इफेक्ट को कवर करने वाली चीजें वही साथ दी हैं अल्लाह मियां ने। सही। तो वो हमने छोड़ दिया और अपने एलोपैथिक ने वो छोड़ दिया, तो हमने उसको सेमी सिंथेटिक को बना के बाजार में अब उसको मजीद केमिकल प्रोसीजर से गुजारे जा रहे हैं एलोपैथिक वाले, सही। मजीद केमिकल प्रोसीजर गुजार के मजीद उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा के अपनी वो बेहतर तो कर रहे हैं, रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट्स का एक पूरा चेन आपको मिल जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक के अंदर ये होता है कि आपने पूरा पौधा निकाला हुआ है, लिया हुआ है, आप उसको यूज़ करें और उसी के तरीके से फिर वो आगे बढ़े। अच्छा, अब अगर आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक के डिफरेंस पे आते हैं, जी जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये एक मेरा ख्याल है कि हमारा बहुत ज़रूरी एक डिस्कशन, बिल्कुल, जो आप उसी तरफ आ रहे हैं बिल्कुल, और आपने वही चीज़ मुझसे पूछी भी है, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। सही, बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, होता क्या है कि होम्योपैथिक के अंदर मरीज़ का इलाज किया जाता है, सही, और एलोपैथिक के अंदर मर्ज का इलाज किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा आप तो समझ गए, लेकिन मैं ज़रा नाजरीन को समझाना चाह रहा हूँ। जी जी। होता क्या है कि देखें, मर्ज मिसाल के तौर पे मलेरिया, सही, मिसाल के तौर पे टाइफाइड, सही, TB, कैंसर, ये सारे मर्ज हैं, बीमारियां हैं, डिजीज हैं। ये सारी की सारी जो हैं एड्रेस करता है एलोपैथिक, मर्ज को ठीक करने की कोशिश करता है थ्रू मेडिसिन। सही। अच्छा, हमारे यहाँ होम्योपैथिक के अंदर एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं वाइटल फोर्स, सही, जिसको उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत हयात। सही, क़ुव्वत हयात, क़ुव्वत हयात असल में क्या है, ये इम्यूनिटी पावर है। अच्छा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इम्यूनिटी पावर वर्किंग इनसाइड द बॉडी। सही, ये इम्यूनिटी पावर है जो क़ुव्वत हयात कहलाती है। और होम्योपैथिक ये कहती है कि हम मर्ज को नहीं करने, हमारा मर्ज सेकेंडरी अपॉइंटेंस है, सही है, मरीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो कहते हैं जी मरीज की क़ुव्वत हयात यानी वो वाइटल फोर्स यानी वो इम्यूनिटी पावर अगर हम किसी भी दवाओं के जरिए बहाल कर देते हैं, सही, तो वो इम्यूनिटी पावर इस काबिल आती है कि वो ओवरकम करती है डिजीज के ऊपर। तो ये फिलॉसफी है होम्योपैथिक की। सही, दैट सेम फिलॉसफी इज बीइंग फॉलोड बाय द हर्बलिस्ट। और हमने इससे फायदा उठाया, क्योंकि हमें पता है कि एक फायदेमंद चीज़ है तो उसको हम लेके चल रहे हैं अपने साथ। तो हम ये करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप देखें, अब जैसे कोरोना आया था, आप देखें सारा खेल ही इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी का है, सही, भाई इम्यूनिटी तो कम हो रही है, सही, इम्यूनिटी कम हो रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जो बीमारी का कंसेप्ट है होम्योपैथिक में, तो वो कहते ही ये हैं, हम लोग कहते ही ये हैं कि जनाब इंसान बीमार जब पड़ता है जब उसकी क़ुव्वत हयात या वाइटल फोर्स कम हो जाती है, ठीक है, फिर उसको डिफरेंट बीमारियां अटैक करती हैं, सही, और वो फिर प्रॉब्लम में आता है। अच्छा, जब हम उसकी क़ुव्वत हयात यानी कि वाइटल फोर्स को हम बहाल कर देते हैं, तो ये जो इसका इलाज है और जिसका ट्रीटमेंट है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट देती है वो फिर लॉन्ग लास्टिंग फॉर लाइफ होता है। डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत समझ आ रही है और नाज़रीन भी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है, ये मेरे अपने ख्याल में भी एक सपोर्टिव थेरेपी है। ये इसकी बॉडी को ये सपोर्ट करते हैं ये, और सपोर्ट का मतलब इनका इम्यूनिटी इन्हांस करना होता है, जबकि एलोपैथी का जो मकसद होता है किलिंग होता है, किल द बैक्टीरिया। उसमें जो जर्म्स आ गए हैं, अब होम्योपैथिक जो है उसमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, मुख्तलिफ स्कैटर हैं वहाँ की उनकी प्रोडक्ट जो जरासीम को ख़त्म करेंगे, यानी एंटीजन को ख़त्म करेंगे। तो उस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए हमने जो अंग्रेज़ी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सेमी सिंथेटिक किया जाता है।
कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट लिए जाते हैं होम्योपैथिक से, और एंटीजन को किल करने के लिए, यानी उनको समझ लीजिए कि जो अगेंस्ट जो सब्सटेंस यूज होता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं हम, वो से फिर वो सेमी सिंथेटिकली उसको ड्राइव किया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, बहुत एक्सपेंस किए जाते हैं, वो बना के फिर वो बाज़ार में आके ट्रायल्स के बाद फिर वो हमारे पास आती हैं, और हम यकीनी तौर पे दोनों काम करती है। एलोपैथी की जो मेडिसिन है वो दोनों काम करती है। एक तरफ वो बॉडी जो इम्यूनिटी उसको भी इनहांस कर रही है, दूसरी तरफ बैक्टीरिया को भी किल कर रही है। अब जब बैक्टीरिया को किल कर रही है, चूँकि वो बनाई गई थी तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, सही। इसीलिए पे वो प्रोबायोटिक आ गया। अब ये लंबी एक हमारी बहस चली हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत उम्दा बात कर रहे हैं आप ये, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी हर्बल प्रोडक्ट्स के जो है उनके कोई असरात, मुझे असरात नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स उनके नहीं होते। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इतना बताइए कि एक तरफ हिकमत है, एक तरफ आपके होम्योपैथिक है, ये क्या डिफरेंस है? हकीम साहब आ रहे हैं जो 100 साल पुराना नुस्खा लेके आ रहे हैं, क्या ये सब एक ही चीज़ है? देखें, बिल्कुल आप बहुत ज़बरदस्त रेलेवेंट क्वेश्चन है, अगेन आपका टॉपिक पर है, मगर इससे पहले एक बात आपकी जो पिछले वाली गुफ्तगू अभी आपने की है जी, उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, बल्कि जवाब नहीं, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स हैं। आप जानते हैं एटिनिवेशन का प्रोसेस, सही, एटिनिवेशन, चूँकि मैं फार्मासिस्ट भी हूँ ना, मैंने तो अपने हाथों से एंटीबायोटिक बनाई है। सही है। तो एटिनिवेशन का प्रोसेस ये होता है डॉक्टर साहब, आप जानते हैं अच्छी तरह कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया जाता है, सही, उसको एटिनिवेट यानी कि उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, और वही दोबारा एज एंटीबायोटिक हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो मुख्तलिफ साइड इफेक्ट भी उसके आते हैं। सही है। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन मौजूद है हमारे माशरे में कि होम्योपैथिक में कोई एंटीबायोटिक टाइप की चीज़ नहीं होती। सही है। और बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही अपर हैंड है हमारा। अब आप देखिए, यही अपर हैंड भी है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल एक कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, गार्लिक। सही, हमारे घर में यूज होता है गार्लिक, घर में यूज होता है। डॉक्टर साहब, जैसे ही केमिकल एनालिसिस किया गया तो गार्लिक के अंदर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट मौजूद है। वाह, बिल्कुल। इसमें ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, एनालीन कहलाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल का तरीका है, उसका इस्तेमाल का तरीका कौन बताएगा? हर्बलिस्ट। देखें, अब गार्लिक पे बात आ गई, छोटी सी बात आ गई, पब्लिक को फायदा पहुंच जाएगा, मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है गार्लिक। आप वैसे गार्लिक यूज़ करते ना, ठीक है, अपनी जगह पे कुछ ना कुछ तो फायदा पहुँचा देगा, लेकिन अगर उससे फ़ायदा उठाना है, किससे? गार्लिक से। तो गार्लिक को पहले छील लें, सही, देसी गार्लिक, बिल्कुल। उसके बाद उसको कट ऑफ कर लें, कट करके थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट छोड़ दें उसको। सही। जैसे ही वो हवा से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर होगा, फौरन उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एनासिन, वो रिलीज हो जाएगा। सही। और अब वो एज ए एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट करेगा। वाह, ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, किसकी? गार्लिक की। आप जिंजर ले लीजिए, आप टर्मरिक, हल्दी आपके घर में इस्तेमाल होती है, बेहतरीन, वो ले लीजिए, आप काली मिर्च ले लीजिए। जब आप इसके बिल्कुल एनालिसिस में जाएंगे ना, साइंटिफिक एनालिसिस में, बिल्कुल नेट के ऊपर चल जाइए या आप किसी भी रिसर्च पे चले जाइए, मेरे पास तमाम डेटा मौजूद है, चूँकि मैंने तो करा ही यही काम है माशाल्लाह। ये सारे के सारे कोई एंटी फंगल परफॉर्म कर रहा है, कोई एंटी बैक्टीरियल परफॉर्म कर रहा है, हत्ता के एंटी वायरल तक इसमें मौजूद है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। बस बात ये है कि एक माहिर किस्म का होम्योपैथ होना चाहिए या हर्बलिस्ट होना चाहिए, जो साइंटिफिक वे में चीज़ों को कोरिलेट कर दे और उसके बाद वो उसका यूज़ बताए और आप देखें उसका काम। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप होम्योपैथी की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने डायरेक्ट ही गार्लिक दे दिया हो समझा के ऐसे मेडिसिन, ऐसा कभी किया आपने? क्या डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप कर रहे हैं आस्ता आस्ता। और ये कि चूँकि मैं हर्बलिस्ट हूँ, तो हर्बलिस्ट में क्रूड फॉर्म में मेडिसिन यूज़ होती है। सही। जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन होती है, इसको हम क्रूड फॉर्म कहते हैं। तो गार्लिक हो या सफ़ेद मूसली हो, सही, ठीक है, शतावर हो, या आप कुछ भी ले लीजिए, वाइटेनिया समनिफेरा, एक ऐसी चमत्कारी किस्म की हर्ब है कि वो मेल प्रॉब्लम से लेके और पता नहीं जिस्म के सारे प्रॉब्लम का हल है, अगर लेकिन उसको अगर तरीके से और सही किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट के साथ या होम्योपैथ के साथ आप इस्तेमाल कराते हैं, तो वो क्रूड फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है वो चीज़ें, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ऐसा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपकी एक डिग्री MBA भी है। जी जी। ये आपने क्यों हासिल की? असल मुझे तो इस पूरे प्रोफेशन में जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी MBA का ख़ास रोल नज़र नहीं आया। ठीक है, क्या आपको मालूम है MBA किस कदर मुश्किल जॉब है और डिग्री लेना कोई आसान नहीं है। आपने एक उस पर सख्त मेहनत से आप गुज़रे हैं, और ये मैं नहीं पूछूंगा
कि आपको किन लोगों का हाथ था इस कामयाब करने में और आप किस तरह से कामयाब हुए। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि MBA कहाँ प्लेस किया आपने सर? डॉक्टर साहब, अगर MBA नहीं होता तो आज मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होता। ठीक है। यानी MBA को आप एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो MBA आपको मैनेजर बना देता है। अच्छा, ठीक है। वरना अदरवाइज जो है वो वर्कर रहता है और उसको आगे, जैसे आप बैंकिंग के कोर्सेज होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं, जब आप बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज होते हैं, वो कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट मैनेजर। तो MBA करने की वजह से मैं अपनी फील्ड में टॉप पे आया। सही। तो ये इसका कोरिलेशन है माशाल्लाह। मुख्तसर तरीन अल्फाज में। मुख्तसर तरीन अल्फाज। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपकी सैलरी पैकेज में कोई फ़र्क पड़ जाता है? असल में डॉक्टर साहब, पैसा जो है ना मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रही, पैसे की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रही मेरे नज़दीक। और जो मेन चीज़ होती है, देखें, डेजिग्नेशन। और सबसे बढ़कर जब आप किसी ऐसी डेजिग्नेशन पे होते हैं कि जब आपके पास नॉलेज होती है और आप जानते हैं कि आप जो नॉलेज देंगे उसके नीचे कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो उसको ओबे करें। सही। तो ये तो जब ही होगा ना कि जब आप किसी टॉप डेजिग्नेशन पे हों। तो टॉप, अगर आप किसी ऐसे लेवल पे हैं मौजूद कि आप खुद एक वर्कर है, कोई इंसान खुद एक वर्कर है, तो वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता अपने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है तो वो किसी न किसी लेवल पे पहुँचे। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और जल्द ही दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। जी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम वहीं से अपना गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे जहां हमने मुनक़दा किया था। हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं हार्वर्ड प्रोडक्ट्स पे। बहुत मुफीद गुफ्तगू हमारी हो रही है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन हमारे इस गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हम सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब बातें तो हमने कर ली। अब मुझे आप ये बताइए कि इससे देखिए बेसिक जो है तालीम जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करती है। बेशक ये भी एक किस्म की जो ऐसी तालीम है जो डॉक्टर से ही बिल्कुल रिलेटेड है। ये तो आपकी जो लाइफ है वो लाइफ पैटर्न जो है उससे आप कैसा महसूस करते हैं? कितने मॉडिफाई आपने अपने लाइफ को किया है और किस तरह उसको इम्प्रूव किया अपने नॉर्मल लाइफ को? इससे डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपका रेलेवेंट क्वेश्चन अगेन। और सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसलिए मुफीद हैं कि इनके जो जवाब है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स के लिए आ जाएंगी। सही। आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करी, आपने लाइफ स्टाइल की बात करी। सही। ठीक है। अब देखिए डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ, आप मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। जी जी, ताकि मैं बता सकूँ कि लाइफ स्टाइल जो है ना हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। बेशक बेशक। देखिए, तीनों एंगल से आप जहन में रखें कि मैं हर्बलिस्ट हूँ, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और मैंने एलोपैथिक के अंदर जो है वो फार्मेसी करी हुई है। सही। ठीक है। मैं इन तीनों क्या निचोड़ आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ माशाल्लाह, ताकि फ़ायदा पहुँच जाए, मेरी आवाम को फ़ायदा पहुँच जाए। माशाल्लाह। चूँकि ऐसे मौके ज़रा कम आते हैं कि इतनी तफसील से आपसे मेरी बात हो रही है, मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा पहुँचे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि जो लाइफ है उसकी क्वालिटी और लाइफ स्टाइल। सही। लाइफ स्टाइल ये है डॉक्टर साहब कि अल्लाह पाक ने हमें बनाया, हमें खल्क किया। अब हमने 3 काम करने होते हैं लाइफ में। एक सोना होता है। सही। ठीक है। एक खाना होता है। वाह। और एक काम करना होता है। सही। ये 3 ही काम। 3 ही काम। ठीक है। अच्छा, अब सोना। सही। अब देखें अल्लाह पाक ने, अल्लाह क्या करना चाहता था हमारे साथ, सही। और हज़रत इंसान ने क्या किया। क्या आ गया? अल्लाह ताला ने कहा कुरान पाक में, आयत का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कि रात हमने बनाई आराम के लिए और दिन हमने बनाया ताकि तुम रोज़ी तलाश करो। सही। काम के लिए। बिल्कुल। अच्छा, हमने जब अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया ना कि रात आराम के लिए है, तो आप यकीन जाने अल्लाह ताला की कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो डिसबैलेंस नहीं है। सही। इम्बैलेंस नहीं है, कुछ उसके अंदर आउट ऑफ द बैलेंस, यानी गैर मुतवाजिन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फितरत इंसानी के ऊपर है। बिल्कुल। अब हुआ क्या, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको तो खैर सब पता है, आवाम के लिए बता रहा हूँ। हो क्या रहा है कि जब अल्लाह पाक ने कहा कि रात हमने बनाया आराम के लिए बनाई, तो जब अंधेरा फैलता है, मगरिब होती है, मगरिब होते ही हमारे जिस्म में चेंजिंग आना शुरू होती है। सही। और हमारा जिस्म आराम के लिए, नींद के लिए तैयारी करना शुरू करता है। सही। और एक हार्मोन जिसका नाम मेलाटोनिन है
वो रिलीज होना शुरू होता है पाइनियल ग्लैंड से, जो कि ब्रेन के अंदर होता है। बिल्कुल, Agree, डॉक्टर साहब? Agree? पिगमेंटेशन का। बिल्कुल सही। मेलाटोनिन जो है बिसाइड्स फ्रॉम पिगमेंटेशन बहुत जबरदस्त काम करता है बॉडी के अंदर। देखिए, हम वहाँ नींद का ध्यान में रखें आप। सही। मेलाटोनिन जो है वो स्लीप पैटर्न को फैसिलिटेट करता है। सही। किस तरीके से करता है? जैसे ही मगरिब का टाइम होता है, मगरिब के बाद जो है हम लोग खाना खाते हैं अमूमन, खाने के बाद फिर थोड़ा सा वक्फा होता है, फिर हम ईशा पढ़ लेते हैं। और ईशा के बाद अमूमन जो है इस्लाम की, इस दिन देखिए मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ इस्लाम से, साइंसदान जब आगे पहुँचे बहुत आगे, तो वो आगे आने के बाद उन्होंने कहा कि यार ये कहाँ पे ये तालीमात मिलती हैं? इस्लाम में मिलती हैं। यानी इस्लामिक तालीमात और एजुकेशन को साइंसदानों ने प्रूफ किया है, ये भी उसी तरफ जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही मगरिब हुई 3 से 4 घंटे के अंदर मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। सही। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम साइंस की तरफ आ गए। साइंस ये कहती है कि बेहतरीन सोने के लिए जो टाइम है वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का है। वाह। अब वहां पे क्या हो रहा है? मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है मगरिब के टाइम पे, उसने रिलीज होना अपने आप को तैयार कर रहा है, अंधेरा हुआ। अच्छा, ये जो मेलाटोनिन है इसकी खूबी क्या है? जैसे डार्कनेस होती है तो ये ऑटोमेटिक रिलीज होना शुरू होता है। सही। और ये लाइट में रिलीज ही नहीं होता। सही। बढ़िया, आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं और जितने साइंटिफिक लोग हैं सब समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, मेलाटोनिन जो है वो डार्कनेस के रिस्पांस पे, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन व्हिच इज रिलीज इन रिस्पांस टू द डार्कनेस फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड इनसाइड द ब्रेन। सही। वहां से वो रिलीज हुआ, स्टिमुलेशन हुई और उसने मेलाटोनिन को रिलीज कर दिया। अब आप देखें, इसके दो सिर्फ बताऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, मगर मुझे बड़ा सारे थोड़ा कंसाइज करना पड़ेगा ताकि मेरी बात थोड़ी सी किसी हद तक पहुंच जाए। पूरी तो नहीं हो सकती, इतने कम टाइम में मेरी बात तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरी करने की। मेलाटोनिन के भी सिर्फ 2 बातें बताऊंगा। एक मेलाटोनिन जो उसके गुड इफेक्ट्स हैं, और एक वो जो हम इसको अमल ना करें अगर तो क्या बैड इफेक्ट्स हैं। सही। मेलाटोनिन के गुड इफेक्ट्स, मेलाटोनिन जब रिलीज होना शुरू हुआ रात 10 बजे हम सो गए, ठीक है, वो भरपूर मिकदार में कंसंट्रेशन में वहाँ से रिलीज हुआ और उसने हमारे स्लीपिंग पैटर्न को फैसिलिटेट करना शुरू किया। सही। स्लीपिंग पैटर्न फैसिलिटेट होना शुरू हुआ, हमारी एग्जाइटी खत्म होना शुरू हो गई, स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। सही। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है? मेलाटोनिन कर रहा है। सही। क्योंकि मेलाटोनिन, अब इसके अलावा देखें थ्रू आउट द डे क्या होता है डॉक्टर साहब, कि ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स चलता रहता है। सही। थ्रू आउट द डे चल रहा है। बिल्कुल। रात में अल्लाह ताला ने कहा था ना वहाँ पे आराम के लिए बनाया है, तो उस रात में क्या हो रहा है कि वो जो थ्रू आउट द डे ब्रेकडाउन चल रहा था, अब उसकी रिपेयर शुरू होगी, रीजेनरेशन हो रही है। अब ये मेलाटोनिन जो है इसका सेकंड जो रोल है वो ये कि ये रिपेयर करना शुरू करेगा थ्रू आउट द नाइट। ये जो टाइम बताया आपको 10 से 4 बजे तक का जो पीक टाइम है, उस टाइम में ये सेल्स को रिपेयर करना शुरू करेगा। ये काम करेगा एज ए स्कैवेंजर। सही। ये उठाना शुरू करेगा। किसको उठाएगा? फ्री रेडिकल्स को। सही। आपको पता है कि फ्री रेडिकल जो हैं वो डैमेज कर रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी। सही। ये फ्री रेडिकल्स को टेकअप करना शुरू कर देता है। सही है। ये इसका 10% काम बता रहा हूँ अभी मैं आपको। अच्छा, उसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या करता है? ये काम करता है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। सही। कौन? मेलाटोनिन। अच्छा, होता है क्या, आपने सुना है कि डॉक्टर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितनी भी होती हैं वो सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं और इन्फ्लेमेशन को खत्म कर रही होती हैं। ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है कि जो अल्लाह पाक सिर्फ डार्कनेस में, सिर्फ अंधेरे में रिलीज होता है, रोशनी में रिलीज नहीं होता, सिर्फ अंधेरे में रिलीज करता है इसको। अच्छा, जब ये अंधेरे में रिलीज हो गया तो इसने क्या किया कि सेलुलर लेवल के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन थी वहां से उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करना शुरू कर दिया। अब देखें, रिपेयर ये कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को ये ठीक कर रहा है। अच्छा, अब आप आ जाएं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो मेलाटोनिन की मौजूदगी में बढ़ जाती है। अच्छा, मेल सेक्स हार्मोन जब रिलीज होता है तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है उससे एक, जिसको हम जवानी का एक हार्मोन भी कहते हैं, उससे मेल सेक्स पावर और मेल की जो टोटल वीकनेस है वो सारी कवर होना शुरू होती है। सही। अच्छा, ये सारे वो बता रहा हूँ जो अभी हो रहा है, मतलब बेनिफिट्स बता रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। अच्छा, ये भी हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मगर टाइम की कमी है। अब मैं इसके अदर वे राउंड आ जाता हूँ। आप देखें जी, रात के 10 बज गए और हम नहीं सोए। अमूमन आप देखें स्पेशली शहरी इलाकों में लोग नहीं सोते। जब हम नहीं सोते तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। सही। ठीक है। अब मेलाटोनिन तो रिलीज ही नहीं हुआ। सही। रात में हम जाग रहे हैं, चूंकि लाइट जल रही है, लाइट के अंदर उसने रिलीज नहीं होना, तो क्या होगा कि जब वो रिलीज मेलाटोनिन जो टाइम था उसका, उसको तो मिला नहीं। अब उसने
प्रॉब्लम क्रिएट करनी है कुछ ना कुछ। ठीक है। क्या करना है, एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जिसको हंगर हार्मोन कहते हैं, सही है। ग्रीलिन, ठीक है, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है रात में। आप देखें किसी लोगों से पूछें जो लोग रात में जागते हैं, वो बोलते हैं यार पता नहीं क्यों भूख लगना शुरू हो जाती है। वो एपिटाइट स्टिमुलेट कर देता है। ये मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूँ, एपिटाइजर साइंटिफिक एक लव साइंटिफिक रिसर्च से मैं लेके आपको मैं टैली कर रहा हूँ और आप कंफर्म करेंगे जाहिर है, आपने माशाल्लाह आपका वास्ट एक्सपीरियंस है। आई नो दिस ऑल। अच्छा, अब वो जो हंगर हार्मोन है वो अब टॉक्सिक हार्मोन बन जाता है। क्यों? इतनी ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, वो खाना शुरू कर देता है रात के टाइम पे, कुछ ना कुछ खा रहा है तो हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद। अच्छा, उससे पूछोगे भाई तुम्हें भूख लग रही है, तो वो कहता है यार भूख तो नहीं लग रही है मगर मैं खा रहा हूँ, क्योंकि अब वो टॉक्सिक हंगर बन गई है। भूख नहीं भी लग रही मगर चूंकि एक पैटर्न डेवलप हो गया उसका, तो वो खा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एग्री करेंगे कि जब ये हार्मोन हंगर हार्मोन रिलीज होता है, हम बार बार खाते हैं, तो वो इंसुलिन को ट्रिगर कर देता है। सही है। इंसुलिन इज स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड कम इनटू द ब्लड, ठीक है, ब्लड में आना शुरू हो गई इंसुलिन। और इंसुलिन वैसे तो सारा दिन थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है, सारा दिन थोड़ी थोड़ी इंसुलिन रिलीज होती रहती है, लेकिन आफ्टर द मील, आफ्टर द मील वो पीक पे आती है। तो क्या होता है कि इंसुलिन स्पाइक्स, बिल्कुल एक टेक्निकल वर्ड होता है इंसुलिन स्पाइक्स, ये ऑब्जर्व होना शुरू होता है। क्यों? इसलिए कि वो बंदा खा रहा है, खाने के बाद इंसुलिन जो बढ़ना शुरू हो गई। इंसुलिन डॉक्टर साहब, बहुत लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई इंसुलिन इज अ हार्मोन विच रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल या विच कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, हम लोग सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान बात नहीं है। इंसुलिन जो है वो फैट करने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल, असाइड्स फ्रॉम वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात नहीं हो रही, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो उनके अलावा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अलावा जो इंसुलिन हार्मोन है वो सबसे मेजर हार्मोन है जो वेट गेन करवाता है। सही है। ये ज़्यादा होगा तब भी वेट गेन होगा, ये कम होगा जब भी वेट गेन होगा। अब देखें जागने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अमूमन देखें, मैं नौजवान नस्ल को एक मैसेज देना चाहूँगा, यहाँ तक बात आ गई है कि हमारे यहाँ ज़रा मोबाइल का सिस्टम चल गया है, कुछ लैपटॉप का सिस्टम चल गया है। रात के टाइम पे पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चों को जो है ज़रा सा उनको गाइड करें कि रात में जो है वो ना यूज़ करें मोबाइल को ज़्यादा। अमूमन ये भी होता है कि लोग बच्चे अपने कमरा बंद कर लेते हैं, लाइट बंद कर देते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। दैट द लाइट ऑफ मोबाइल इज सफिशिएंट टू डीएक्टिवेट द मेलाटोनिन हार्मोन। सही, वो डीएक्टिवेट कर देगा, उतनी रोशनी काफ़ी है। क्योंकि उसको तो डार्कनेस चाहिए थी, वो रिलीज होता है, वो अपने प्रॉपर काम करता है, स्लीप होती, उसी की वजह से जो है वो स्ट्रेस कम हो जाता है, उसी की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, उसी की वजह से एंटी कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट तक उसके अंदर आ जाते हैं, वो सारे काम उससे हो जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं हो रहे। तो क्या हो रहा है कि वो बच्चा जो है मोबाइल के साथ खेल रहा है, वहाँ पर तो घंटे पता नहीं चलते डॉक्टर साहब, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे गुजर गए, हमें नहीं पता चलता। तो वो बच्चा जो है वो बैठा है मोबाइल को लेकर, तो उसको कितना डैमेज हो रहा है, वो बाद में या तो वेट गेन करेगा या वेट लॉस करेगा, दोनों सूरतें हो सकती हैं। इंसुलिन लेवल उसका बढ़ना शुरू हो गया, ओबेसिटी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे हार्मोन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा मेल के लिए। अगर हम फीमेल साइड पर आ जाते हैं तो फीमेल साइड के अंदर आपको पता है कि वो जो ओवेरियन हार्मोन जो रिलीज होता है उसके साथ क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन कहलाता है, वो जो हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये सब बातें तो अपनी जगह है, ऐसे हर्बलिस्ट और डॉक्टर के आप इन पॉइंट्स को आप कैसा पाते हैं? क्या हर्बलिस्ट ही इन पॉइंट को सोच सकता है या आम डॉक्टर या आम लोग भी इस बात को सोच सकते हैं? सही, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। ये कि तो क्या ये चीज़ें आपकी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन होती है इन चीज़ों की? डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉक्टर तो देखें एलोपैथिक के अंदर तो ये तमाम कंसेप्ट मौजूद हैं। सही, ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर ये बस सब बातें समझ रहा होता है। सही, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो सवाल आपका शुरू हुआ था हम वहीं आ गए दोबारा, कि जो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि डॉक्टर बेचारे हेल्पलेस हो गए, हर्बलिस्ट हेल्पलेस हो गए, होम्योपैथी डॉक्टर हेल्पलेस हो गए। क्यों? कि इवन पेरेंट्स जो है ना, दे गिव इन, उन्होंने जो है ना वो अपनी हार मान ली है। बच्चों को एक हद तक समझा सकते हैं, अच्छा बच्चे अगर और छोटे होते हैं तो समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक इंटर लेवल पे चले जाते हैं तो वो फिर वही कहते हैं कि जी ये मोबाइल के जरिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल उनको देना पड़ता है। अच्छा ना दें तो बच्चे पीछे रह जाते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही थी, मगर आपको मालूम है कि वक्त जो है वो एक ऐसा कातिल है जो हमारे जज्बात को किसी वक्त भी कत्ल कर देता है। एक अच्छे मौजू के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। अगर आपने इनका एक एक पॉइंट को समझा तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हासिल कर लेंगे जिससे अपने हम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको ये ना देखें कि ये हर्बल डॉक्टर थे, ये एक इंसानी तौर पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई जो हमारे और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी गुफ्तगू के साथ आज हम इजाज़त चाहते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।